Good morning everyone. I am Achla Jha. So this is my second video. Earlier I had made video on Thorndike theory of connexionism. But in today's theory we are going to talk about the secondary education. After watching this video you will be able to learn secondary education meaning माध्यमिक शिक्षा का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रोविज़न बनाए गए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा जो है किसे कहते हैं माध्यमिक शिक्षा, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से आर्टिकल्स बने हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, और डिस्कशन ऑन द अमेंडमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमेंडमेंट मतलब संशोधन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या संशोधन किया गया है, एंड द लास्ट वन दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में हम लोग कुछ बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब होता है माध्यमिक शिक्षा, जो कि क्लास 9 to 12 को बोल सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज एज इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मंच है, क्योंकि ये बच्चे को तैयार करता है हायर एजुकेशन के लिए। Secondary education is responsible for the development of young during adolescence. माध्यमिक शिक्षा जो है वो जिम्मेदार है किसके लिए कि एडोलसेंस किशोरावस्था में जो बच्चे सीखते हैं उसके लिए, बच्चे में जो विकास होता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि एडोलसेंस जो है वो एक रैपिड फेज है, तीव्र गति से सबके अंदर बदलाव होते हैं, वेदर इट मे बी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, शारीरिक, मानसिक और या भावपूर्ण विकास हो। ये वो फेज है जहाँ वैल्यू और एटीट्यूड जो कि हम लोग प्राइमरी स्कूल में सीखते हैं उसको शेप दिया जाता है। मतलब बच्चे जो सीख के आते हैं उसमें और कुछ जोड़ के हम लोग उसको तैयार करते हैं आगे की शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो बेसिकली हम लोग क्या ऐड करते हैं, नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान और कौशल। ज्ञान ऐड करते हैं, उसमें ज्ञान जोड़ते हैं, और स्किल कौशल जो है विकास, कौशल का विकास करते हैं। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा था कि सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म टुवर्ड्स अ कन्वर्जेंस ऑफ नॉलेज एक्वाइजेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन जो था बदलाव करेगा, किस में कन्वर्जेंस करेगा, किस चीज़ के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, और एक्वाइशन अर्जन करेगा किसका, ज्ञान का, कौशल का, विकास का। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग नोटिस करते हैं कि आज के बच्चों में वैल्यूज़ की बहुत कमी है, बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। तो ये क्या चीज़ है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि बच्चे नहीं सीखते, प्राइमरी स्कूल से तो सीख के आते हैं, मगर सेकेंडरी स्कूल में, माध्यमिक शिक्षा में, सेकेंडरी एजुकेशन में हो सकता है इसमें जोर नहीं दिया जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट मैनी स्टूडेंट नाउ डेज इज़ लैकिंग वैल्यूज़, इथिक्स जो है। सो हम लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए कि बच्चे के अंदर वैल्यू इनकलकेट हो, वो बड़ों का सम्मान करे और क्या सही है क्या गलत है इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए। सेकेंडरी एजुकेशन जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेज और हाई स्कूल, माध्यमिक शिक्षा। तो पहला पॉइंट है कि सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया स्टार्ट्स इन द ग्रेड 9 एंड कंटिन्यूज थ्रू ग्रेजुएशन फ्रॉम 12। तो बेसिकली जो है क्लास 9 to 12 को जो है हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन में रखे हैं, और उसके आगे की जो पढ़ाई है वो हायर एजुकेशन में आती है। दूसरा पॉइंट, सेकेंडरी स्कूल इज मेड अप ऑफ 2 year साइकिल। हाँ, 2 साल का साइकिल बना के रखे हैं, जैसे 9, 10 2 साल और 11 and 12। तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। दिस इज डिवाइडेड इनटू द 2 parts, दैट इज लोअर सेकेंडरी एंड अपर सेकेंडरी स्कूल। तो लोअर सेकेंडरी जो है मोस्टली इसका एज जो है वो 14 to 16 years ऑफ एज, 14 से 16 साल जिस बच्चे का एज है वो लोअर सेकेंडरी में पढ़ते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि 13 से 15 उम्र के जो बच्चे होते हैं वो भी लोअर सेकेंडरी में पढ़ते हैं, और अपर सेकेंडरी जो है वो 16 से 18
एज है 16 से 18 की आयु है जिसमें बच्चे अपर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। थोड़ा बदलाव हो सकता है 15 से 17 हो। तो पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन का क्या पॉलिसी है। तो टू मेक एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी, एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसको अच्छा बनाए, अवेलेबल, सबको अवेलेबल करवाएं एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक बेसिक राइट है जो कि सब बच्चों को मिलना चाहिए। सब बच्चों को अधिकार है एक अच्छी शिक्षा का। अफोर्डेबल, उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं हो कि बच्चे उसे नहीं ले पाए, बच्चे शिक्षा नहीं ले पाए। और एक्सेसिबल मतलब ऑल स्ट्रीम्स ऑफ द सोसाइटी, सबको समान तरीके से शिक्षा मिले। ऐसा नहीं कि जो गरीब है वो शिक्षा से वंचित रह जाएं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे इफ़र्ट्स लाए हैं, बहुत सारे इफ़र्ट्स किए हैं ताकि सब बच्चे को, ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ द सोसाइटी शुड गेट एजुकेशन इन अ इक्वल मैनर। सब बच्चे को इक्वल शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो, ताकि हर पार्ट ऑफ द सोसाइटी तक ये पहुंच पाए। तो अब बात करते हैं एजुकेशनल बोर्ड्स की। तो एजुकेशन के कितने बोर्ड्स हैं? बहुत कोई ICSE से पढ़ते हैं, बहुत कोई CBSE से पढ़ते हैं और बहुत कोई स्टेट्स बोर्ड से पढ़ते हैं। तो सबको अपने बोर्ड पे बहुत घमंड रहता है कि हाँ मैंने इस बोर्ड से पढ़ाई की है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो CBSE जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसके अंदर स्कूल जो है मोस्टली जो है KBS और JNB आते हैं। KBS केंद्रीय विद्यालय संगठन और JNB जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जो है इस बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में खुले हुए हैं, इसके ब्रांचेज है और ये एक बहुत अच्छा काम कर रही है सबको एजुकेशन देने का। हम लोग जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो अपना इंट्रेंस एग्जाम करवाती है और जो भी बच्चे इसमें पास हो जाते हैं तो आवासीय के साथ शिक्षा मिलता है। सेकेंड जो है वो है CISCE, मतलब काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। मतलब दिस इज द एग्जामिनेशन पर्पस कंडक्ट करवाती है ये एग्ज़ाम मोस्टली ऑफ द 10th and 12th। सो इसके अंदर दो पार्ट आ जाता है। सबसे पहले ICSE, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हाँ जिसको हम लोग जानते हैं कि ICSE बोर्ड के बच्चे बहुत इंग्लिश बोलते हैं। एंड सेकेंड दैट इज ISC, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। तो थर्ड पार्ट जो एजुकेशनल बोर्ड का, तो NIOS दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये क्या है? तो आप लोगों ने सभी ने इग्नू नाम सुना होगा। यस, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये जो है ये शिक्षा प्रोवाइड करती है सब सेक्शंस को, जो उन बच्चों को जो अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं, कुछ किसी न किसी मजबूरी की वजह से या बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट स्कूलिंग आई कैन से, और कैन से द एजुकेशनल बोर्ड। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं सारे जगह, सारे स्ट्रीम्स के सोसाइटी जो स्टूडेंट जो हैं जो कुछ काम करते हैं तो उनके लिए भी ये शिक्षा प्रोवाइड करती है डिस्टेंस कोर्स की मदद से। और D नंबर दैट इज IB और स्टेट बोर्ड। तो IB किसको बोलते हैं? इंटरनेशनल बैकलॉरेट जो इसको बोलते हैं। तो नो प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो है ये कोई प्रॉफिट नहीं कमाते हैं बल्कि ये इनफैक्ट हेल्प करते हैं वो स्टूडेंट को जो शिक्षा नहीं ले पाए हैं अभी तक। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है शिक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, संवैधानिक प्रावधान फॉर माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान बना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होता क्या है। ये एक इट इज़ ए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड रूल या लॉ विद इन अ नेशन और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेसिफिक मतलब किसी टॉपिक पे आधारित होगा बना हुआ ये लॉ है, रूल है, किसके लिए? जो कि लागू किया जाता है एक नेशन में और एक स्टेट इंस्टीट्यूशन, या तो राष्ट्र में या राज्य में। देयर आर 12 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन इंडिया। 12 मेन जो है बोल सकते हैं महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन संवैधानिक प्रावधान है भारत में। There are some changes regarding the 42nd amendment to the constitution in the year 1960.
तो अमेंडमेंट की बात जब हो ही रही है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अमेंडमेंट बोलते किसको हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, और इसको बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन। अमेंडमेंट इज अ मॉडिफिकेशन फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। मॉडिफिकेशन को क्या बोलेंगे कि या तो उसमें करेक्शन किया जाता है, या एडिशन किया जाता है, और या डिलीशन किया जाता है। मान कोई चीज़ है, वो राइट बहुत अच्छा राइट है, या लॉ बहुत अच्छा लॉ है, मगर उसमें एक और पॉइंट अगर ऐड कर दे तो वो और अच्छा हो जाएगा और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो हम लोग ऐड कर देते हैं। वी ऐड समथिंग टू अ पर्टिकुलर लॉ, सो दैट इज कॉल्ड द अमेंडमेंट। एक मॉडिफिकेशन, एक करेक्शन जिसको बोलते हैं। और एक्ट किसको बोलते हैं कि एक्ट उसको बोलते हैं एज ए लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे संसद में जो लॉ पास किया जाता है, लॉ कैसे पास किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में जो भी पास होते हैं बिल, उसको लॉ बोलते हैं। अब आते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स किसको बोलते हैं कि सब सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स बोलते हैं। बेसिकली टॉपिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से एज अ आर्टिकल। और प्रियम्बल किसको बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से एट अ इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और शेड्यूल्स, शेड्यूल जो है वो एक बेसिकली टेबल है जो कि विच कंटेन्स एडिशनल डिटेल्स नॉट मेंशन इन द आर्टिकल। वो चीज़ बताते हैं जो कि आर्टिकल में मेंशन नहीं किया जाता है। हम लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं, उसी तरह शेड्यूल्स जो है वो एक टेबल है बेसिकली, जो कि हर चीज़ का अपना बनाता है कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, सबसेक्शंस हैं। सो अब बात करते हैं हम लोग 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग को पता होगा कि बहुत सारा एफर्ट किया गया था। अ नंबर ऑफ एफर्ट हैव बीन इनिशिएटेड टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन को जो है वो एक फंडामेंटल राइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया था। और जब 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो रहा था तो ये जाके कब बना लॉ, 14 मई 2002 को, जिसको बोलते हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट में जो है ये एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट दिया गया। जब फ्रेम हो रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें फंडामेंटल राइट्स ऐड नहीं थे। और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट इन द वर्ल्ड। इलिटरेट का मतलब समझते हैं आप लोग, निरक्षर, अशिक्षित, जो ना पढ़ना जानता है और ना ही लिखना। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इस समय एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। इमरजेंसी के टाइम में इसको लागू किया गया था बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री थी मिसेज इंदिरा गांधी। तो इसको भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक इवोल्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये एक लार्जर नंबर ऑफ अमेंडमेंट, बहुत सारा संशोधन किया गया था, बहुत सारा चीज़ ऐड किया गया था, डिलीट किया गया था और करेक्ट किया गया था। प्रियम्बल में ऐड किया गया था सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, और 7th शेड्यूल में एजुकेशन को ऐड किया गया था, और 51A में 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी एक न्यू था इस टाइम में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस अमेंडमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट पे और जिम्मेदारियां दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट को एजुकेशन के लिए भी बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंदर सबसे पहला प्रोविज़न जो भी आता है दैट इज़ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मतलब क्या है कि बिना कोई टैक्स का कोई भी बच्चा कोई टैक्स पे नहीं करेगा। फ्री, कंपलसरी, अनिवार्य शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा निःशुल्क है और सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है। यही है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि दिस प्रोविज़न कम्स अंडर द आर्टिकल 45। ये जो है आर्टिकल 45 के अंदर आता है। तो अब आर्टिकल 45 है क्या? तो आर्टिकल 45 ये है कि स्टेट शैल प्रोवाइड within a period of 10 years from the commencement of this constitution free and compulsory education। कितना 6 to 14 years of children के लिए गवर्नमेंट जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और अर्ली चाइल्डहुड केयर भी देगी।
तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सिर्फ स्टेट्स गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस स्टेट में जो भी फंड रिक्वायर्ड है, कहाँ कितने इलिटरेट्स ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से संसाधन पहुँचाए। तो दिस इज़ अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशनल एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये जो एजुकेशन है वो सबके लिए अनिवार्य है। कब तक? 14 साल तक। दिस बिकम्स द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड जो है प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वो क्या है? एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो किसकी शिक्षा? अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग। इसका मतलब है कि जो भी वर्ग जिसकी कम जनसंख्या है और उसको जो है फंडामेंटल एड्स जो है वो नहीं मिल पा रही हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है उसके तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसके लिए ये प्रोविज़न बनाया गया। दिस प्रोविज़न इज़ मेड फॉर द माइनॉरिटीज बिकॉज minorities generally lack in education, so state will help all the minorities for getting education. तो ये प्रोविज़न जो आता है वो आर्टिकल 30 के अंदर आता है। ए नंबर पॉइंट ये है। बी नंबर है, स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज। स्टेट जो है, राज्य जो है, वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा ग्रांटिंग एड, जो भी मदद मुहैया कराई जाती है उसके लिए, एजुकेशनल, रिलीजियन या लैंग्वेज के बेसिस पे कि अगर इसका कोई ये धर्म है तो इसको एड देंगे, हम लोग मदद करेंगे, और किसी का अगर कोई और धर्म है तो हम इसको मदद नहीं करेंगे। तो दिस इज़ टोटली प्रोहिबिटेड, दिस कैन नॉट बी डन बाय एनी गवर्नमेंट इन स्टेट। तीसरा जो प्रोविज़न है वो है लैंग्वेज सेफगार्ड्स। तीसरा जो है वो है लैंग्वेज सेफगार्ड। तो लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, सेफ गार्ड्स का मतलब होता है रक्षा करना। तो हम लोग भाषा की रक्षा करेंगे। हम लोग कोई भी धर्म के हो, हम लोग की कोई भी भाषा हो, हम उसे कंजर्व करके रख सके, प्रिजर्व करके रख सके, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आया कि लैंग्वेज सेफ गार्ड्स। तो पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि दिस प्रोविज़न कम्स अंडर द आर्टिकल 29(1). ये जो है 29(1) के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 29(1) है क्या? ये है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया में अगर कोई रह रहा है और उसकी कोई भी भाषा हो तो उसे ये हक है कि वो अपने भाषा को कंजर्व करके रख सके, प्रिजर्व करके रख सके। इसलिए आर्टिकल 350B के तहत जो है एक अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर आता है, किसके लिए? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, टू इन्वेस्टिगेट इनटू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड। भाषा की रक्षा के लिए एक ऑफिसर्स का निर्वाचन होता है ताकि वो इन सब को देख सके और इसकी देखभाल कर सके कि किसी को कोई किसी चीज़ की दिक्कत ना हो और सब अपना लैंग्वेज प्रिजर्व करके रख सके। चौथा प्रोविज़न जो आता है वो क्या है? एजुकेशंस फॉर वीकर सेक्शन। तो सबसे पहले वीकर सेक्शन कहते किसको है? तो वीकर सेक्शन का मतलब होता है कमज़ोर वर्ग। तो कमज़ोर वर्ग किस दृष्टि से हम लोग उसको कमज़ोर कहेंगे? तो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल। तो इसके अंदर पॉइंट्स हैं कि दिस प्रोविज़न कम्स अंडर द आर्टिकल 15, 16 एंड 46। बी नंबर, इट सेफ गार्ड्स द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। जो लोग फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं अच्छे एजुकेशन लेने के लिए, तो उसके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई ताकि वो लोग को एजुकेशन से डिप्राइव नहीं रहना पड़े। एंड ऑफ कोर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन मेड द स्पेशल प्रोविज़न, जो है स्पेशल प्रोविज़न दिया गया किसके लिए? SC, ST, OBCs के लिए, जो कि इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। तो हम लोग उसको रिजर्वेशन दिए इन जनजाति को, ताकि वो लोग भी मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी के साथ आके मिल सके, वो लोग अपने आप को अलग महसूस ना करें। तीसरा, नो वन सेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। जो बैकवर्ड क्लास है, जो कि पिछड़ी जाति या जनजाति हैं, स्टेट जो है
स्टेट को कोई रोक नहीं सकता उसके लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज रूल बनाने के लिए या कुछ स्पेशल एड देने के लिए, क्योंकि समाज के सारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी के सारे हम लोग सारे अंग हैं और कहीं ना कहीं सब जो है वो एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, तो सबको समान हक मिलना चाहिए। तो डी नंबर है अंडर आर्टिकल 46, द फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लास। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो देखेगा किसको, बैकवर्ड क्लास को। तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि संयुक्त, जो कि सेंट्रल और स्टेट जो है दोनों मिलके बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी जनजाति को इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देगा, प्रोत्साहन देगा। और जो भी स्पेशल एड्स चाहिए, अगर लॉ चाहिए, कोई इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो ऑफकोर्स कर सकता है। नो वन शैल स्टॉप फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम डूइंग दिस, कोई भी रोक नहीं सकता किसी भी राज्य को कोई भी कानून बनाने के लिए। अब जो फिफ्थ है वो क्या है, सेकुलर एजुकेशन। सेकुलर का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष, मतलब इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री वेयर स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन रिलीजियन एंड हैड ऑलवेज बीन गिवन अ हाई स्टीम। धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा इंडिया, क्योंकि हम किसी भी जाति या धर्म के अनुसार पे भेदभाव नहीं करते। वी कैनॉट डिवाइड आवर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियन और कास्ट। तो सेकुलर का मतलब होता है कि नॉट कंसर्न विद द रिलीजियन। तो आर्टिकल 25(1) क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटीज करता है कि ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम एंड प्रैक्टिस ऑन एनी रिलीजियन। कोई भी सेक्शंस का ऐसा नहीं है कि किसी को कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियन फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, सब अपने पसंद के जाति या धर्म चूज कर सकते हैं। अब और आर्टिकल 28(1) क्या कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी स्कूल में किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज आर गिवन फुल राइट्स टू स्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यस, वो लोग अपने चॉइस का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। मोस्टली अगर बोला जाए तो अपने अपने धर्म का, जैसे क्रिश्चियन धर्म का, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, सब धर्म का वो लोग अपना स्कूल खोल सकता है। नाउ 6th पॉइंट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर कि दिस प्रोविजन कम्स अंडर द आर्टिकल 29(1). ये किसके तहत आता है, 29(1) का, जिसको जो क्या है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट और ग्राउंड्स ओनली रिलीजियन रेस। मतलब कि किसी भी सिटीजन को, किसी भी चाइल्ड को, किसी भी बच्चे को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता है। वो किसी भी रिलीजन का हो, रेस का हो, कास्ट का हो, लैंग्वेज का हो, किसी को भी हम किसी बच्चे को नहीं रोक सकते हैं किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने से। इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो एडॉप्टेड 4-fold आइडियाज़ ऑफ जस्टिस। जस्टिस का 4 आइडिया है, वो क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भ्रातृत्व, कंपेनियनशिप, भाईचारा जो होता है उसको बोलते हैं। तो पॉइंट सी जो है वो है कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन जो था वो उसने कहा, रिकमेंडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एजुकेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ इंटर स्टेट डिफरेंसेस। स्टेट में जो था वो डिफरेंस हो जाता था शिक्षा को लेके, कोई स्टेट में कुछ और रूल्स थे और दूसरे स्टेट में कोई और रूल थे। तो कोठारी कमीशन ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ बनाए सब स्टेट के लिए जो कि सब फॉलो करेगा और स्टेट डिफरेंस को कम करे। तो 7th है हम लोग का इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो हमारे मातृभाषा में होगा या इनफैक्ट मदर टंग। बच्चा जो बचपन से जो भाषा में बोलना सीखता है मोस्टली हम उसको मदर टंग बोलेंगे। तो पहला, दिस प्रोविजन कम्स अंडर द आर्टिकल 26(1) एंड आर्टिकल 350A। ये जो है आर्टिकल 26(1) के तहत और आर्टिकल 350A के तहत आता है। बी नंबर है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो था 1952 से 1953, रिकमेंडेड दैट द मदर टंग
रीजनल लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द सेकेंडरी स्कूल स्टेट। मतलब कि स्कूल जो बच्चे जाते हैं मोस्टली अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे जो कि नर्सरी यूकेजी क्लास 1 और 2, इसके लिए जो भाषा होगा हम लोग का वो निर्धारित किया जाएगा, वो क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज होगा। क्योंकि बच्चे को डायरेक्ट जो है वो इंग्लिश या हिंदी समझ में नहीं आएगी, जो जिस क्षेत्र का है, जिस भाषा उस क्षेत्र में बोली जाती है उसके टीचर उसमें होंगे और वो उस भाषा में ही बच्चे को मोस्टली पढ़ाएंगे। तीसरा था कोठारी कमीशन। ऑफ कोर्स कोठारी कमीशन हैड आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एजुकेशनल प्रोविज़न और आई थिंक इन द एजुकेशनल पॉलिसी। तो कोठारी कमीशन ने कहा कि यस, इंट्रोडक्शन टू मदर टंग में ही बच्चे को पढ़ाया जाए रीजनल लैंग्वेज में। अब जो हमारा 8 पॉइंट है वो क्या है, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो पदोन्नति ऑफ हिंदी लैंग्वेज, किसकी, हिंदी लैंग्वेज की जो है वो प्रमोशन किया जाए, बढ़ावा दिया जाए इसको, क्योंकि हमारे देश की जो मातृभाषा है वो हिंदी है। तो इसके अंतर्गत पॉइंट 1 जो था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविज़न फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हाँ, कुछ ऐसा लॉज बनाए, कुछ ऐसा अमेंडमेंट करें कि जिससे हिंदी लैंग्वेज है वो प्रमोट हो। और दूसरा है आर्टिकल 351 सेज दैट इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हम लोग जो है अपने भाषा का प्रचार प्रसार करें। अब है 9 पॉइंट, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये इंट्री जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है 63 और 66। ये था हमारा 9th पॉइंट। और 10th जो है विमेंस एजुकेशन। हाँ, औरतों की शिक्षा, ये प्रोविज़न जो है 15(1) और 15(3) के अंतर्गत आता है। तो नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन वाज कंसर्न्ड अबाउट द स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ विमेन इन द कंट्री। हम लोग सब जानते हैं कि पहले के टाइम में, इन द प्रीवियस टाइम्स, द कंडीशन ऑफ विमेन और द एजुकेशन ऑफ विमेन was very less and very few women are educated. So this policy is made on education and especially for the women for their education. अब जो हमारा 11th पॉइंट है, एजुकेशन इन द यूनियन टेरिटरीज। तो इसके एक पॉइंट है, दिस प्रोविजन कम्स अंडर द आर्टिकल 239। तो आर्टिकल 239 है क्या, एवरी यूनियन टेरिटरी शेल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा किसको, यूनियन टेरिटरी को। तो मोस्टली जो है यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको कौन गवर्न करेगा, कौन एडमिनिस्टर करेगा, प्रेसिडेंट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट जो कि है एजुकेशनल एंड कल्चरल रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज। मतलब हमारा रिलेशन जो है वो कैसे होगा नेक्स्ट कंट्रीज़ की ओर, नेक्स्ट कंट्री की तरफ, जैसे हमारा पड़ोसी देश जो है उसके साथ हमारा रिलेशन कैसे होगा। तो ये भी है इंट्री 13 ऑफ द यूनियन लिस्ट की पार्टिसिपेशन इन द कॉन्फ्रेंसेज। हम लोग जो है कॉन्फ्रेंस में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। एसोसिएशन एंड अदर बॉडीज़ इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन मेज, हम लोग जो है सारे कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और अपने देश की समस्या परेशानी नहीं बताएंगे बल्कि अपने देश की खूबियाँ बताएंगे वहाँ। और ऑफ कोर्स अगर कोई एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि सारा कंट्री जो है वहाँ फेस कर रहा है, जैसे कि आतंकवाद, टेररिज्म, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं सीटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेक्स द राइट टू एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट टू ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 14। मतलब 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था। तो 87th, 86th, 88 और 89। तो ऑफकोर्स इट इज़ बी दैट इज़ 86th अमेंडमेंट जो हुआ था, ये 86th अमेंडमेंट में हुआ था। ये लॉ पास हुआ था जिसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था, जो कि 2002 में हुआ था। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके थे कि भीमराव अम्बेडकर ने इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा था क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन हुए थे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। तो ऑफकोर्स आर्टिकल 45 जो है वो बात करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का। तो ऑफकोर्स नीचे के तीनों जो ऑप्शन है वो नहीं होंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज़ फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है बच्चों की वो फ्री होनी चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए और अनिवार्य होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, comment, share and subscribe.